Do you know a fast moving car can cause more damage than a slowly moving car? But why? The answer is kinetic energy. Kinetic energy की definition देख लेते हैं. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. ओके तो अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किन चीजों में होती है. अगर कोई कार मूव कर रही है, अ मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी. A moving football has kinetic energy. If you are moving, then you have kinetic energy. A running person has kinetic energy. A moving bicycle has kinetic energy. तो इन एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि अगर कोई बॉडी जैसे कोई बॉल मूव कर रहा है या जैसे कोई चीज गिर रही है ऊपर से नीचे या आप भाग रहे हैं, तो उस दौरान आपके पास जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. अब डेरिवेशन को समझते हैं. उसके लिए आप बुक का पेज देखें. लिखा हुआ है टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ मूविंग बॉडी पोजेसेस. पोजेसेस का मतलब होता है कि एक बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है. तो ये चेक करने के लिए एक अपोजिट फोर्स, वो फोर्स जो उसके मुखालिफ सिम से आ रही होगी, वो हम अप्लाई कर सकते हैं बॉडी को स्टॉप करने के लिए. तो जितनी फोर्स बॉडी को स्टॉप करने के लिए लगानी पड़ेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास होगी. तो अब इसके लिए आप ये एग्जांपल देखें कि एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, तो इस वक्त इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. अब एक बंदा है, वो भाग के आता है और इस बाइसिकल को अगर वो स्टॉप करता है तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और एक फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर होगा वर्क डन, जो हमें पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस के इक्वल होता है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इसको रोकने के लिए यूज होगा. तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं. पहली इक्वेशन आप जो बनाएंगे वो है ई के. ई के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल है? वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला है एफ इंटू एस. अब हमने एफ और एस को खोल लेना है. एफ किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए. अब आप इसको लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर आप इक्वेशंस के नंबर खुद दे सकते हैं और खुद दिया करें. अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है एस. अब एस किसके इक्वल है? वी एवरेज इंटू टी. अब हमने क्या करना है कि इस वाले फॉर्मूला के अंदर से वी एवरेज हम निकालेंगे. तो वी एवरेज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यानी दो वेलोसिटीज हैं, उनको 2 से डिवाइड करें. शुरू में बॉडी मूव कर रही थी तो उसके पास वेलोसिटी है, बाद में जब रोक लेंगे ऊपर जो एग्जांपल थी बाइसिकल को, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास v प्लस 0 आ जाएगा, v और डिवाइडेड बाय 2. अब हम अगेन इस वाली इक्वेशन को लेते हैं. एस वी एवरेज की जगह हम पुट करेंगे v बाई 2, और फार्मूला में जो t था वो एस सच हम लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट अब हम दोबारा से ये जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी ना, ई के इज इक्वल टू वर्क डन, इसको लेकर आते हैं. ई के इज इक्वल टू एम ए, जो एफ की जगह यूज हुआ था, और आगे एस के लिए हम लिखेंगे v बाई 2 इंटू टी. अब इसके अंदर a ऐसी चीज है जिसको हमने फाइंड आउट करना है. तो a किसके इक्वल होता है? a होता है वेलोसिटी बाय टाइम. अब हम इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे. अब दोबारा से e के लिखते हैं m, a की जगह हम लिख लेंगे v बाई टी, और v बाई 2 इंटू टी, ये ऐसा नीचे आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है ई के इज इक्वल टू, अब हमने देखना है कौन सी चीजें कट सकती हैं. टाइम टाइम से कैंसिल हो जाएगा. एम वी स्क्वेयर, वी दो दफा है उसको स्क्वायर में लिख लेंगे, एम वी स्क्वेयर बाय 2. अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे. ये जो 2 है इसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे हाफ की शक्ल में, और बाकी फार्मूला एज सच लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ? हाफ एम वी स्क्वेयर. बुक की तरफ आए और निशान लगाते हैं. जो सबसे पहले आपको बॉक्स नजर आ रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये आपकी हो जाएगी डेफिनेशन. उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ मूविंग बॉडी पोजेसेस, इसकी हेडिंग देंगे आप एक्सप्लेनेशन, और ये आप यहाँ तक लिख लेंगे ई के इज इक्वल टू वर्क डन. उसके बाद ये वाली लाइन आप लिखेंगे, और नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो आपकी नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, वो होगी डेरिवेशन. डेरिवेशन जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. साथ आप एक्सेलरेशन के लिए ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं. यहाँ पर ये जो a इज इक्वल टू वी बाई टी निकाला गया है, वो यहाँ से निकाला गया है कि ये टाइम है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में वेलोसिटी है. तो v को t से डिवाइड करें तो हमारे पास a निकलता है. a लिख लेंगे.
बाकी डेरिवेशन ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक एग्जांपल है वो सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है अ ट्रक ऑफ मैस 3000 किलोग्राम, यानी हमारे पास डेटा क्या हुआ, मैस 300 किलोग्राम इज मूविंग। अब यहाँ पर देखें कि किलोग्राम लिखा हुआ है, तो किलोग्राम का मतलब है कि ये किसी चीज का मैस होगा। अलबत्ता यहाँ पर मैस उन्होंने खुद से बोल भी दिया है। इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और हम न्यूमेरिकल्स में उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं जो कि होता है मीटर पर सेकंड। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी भी होते हैं, छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मैस लिख लिया। अब वेलोसिटी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमने मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है, तो 50, ये आप लेड पेंसिल से साथ सॉल्व करेंगे। 54 किलो के लिए आप लिख लेंगे 1000, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, और डिवाइडेड बाय आवर है, तो यहाँ पर हमने एक घंटे में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक घंटे के सेकंड्स ऐसे बनते हैं कि 60 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद आप जब इन दोनों वैल्यूज को, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई और नीचे वाली से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 3000 किलोग्राम इंटू 15 का स्क्वायर ले लेंगे, ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऊपर आई है। और एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जिस तरह से हमने देखा था कि वर्क का यूनिट या तो न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल भी हो सकता है, इसी तरह से जो एनर्जीज होती हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, उनका यूनिट जूल ही होता है। यानी वर्क डन का यूनिट भी जूल हो गया और एनर्जी का यूनिट भी जूल ही हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास आंसर जो आया है ये काफी बड़ा है, इसको हम प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि इसका पॉइंट यहाँ पर है, ये मैंने बताया है कि जिसका पॉइंट नहीं होता उसका बिल्कुल लास्ट पे कंसीडर किया करें। और हम अगर यहाँ से मूव करते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स भी मूव करते हैं, तो हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए हम 3 पॉइंट्स तक, 3 डिजिट्स तक मूव करेंगे। तो हम यहाँ से पॉइंट उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, तो हमारे पास ये देखिए 337.5 और 1 2 3 डिजिट्स मूव किए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल। और अगर हम ये पावर नहीं लिखते तो हम आंसर को फिर इस तरीके से लिखेंगे किलो, 10 की पावर 3 के लिए किलो जूल। बहुत इजी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं, आप यहाँ पर हेडिंग देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन। पोजीशन का मतलब है कि वो चीज जमीन पर पड़ी हुई है या किसी और सरफेस पर पड़ी हुई है, या अगर आप उसको उठा के किसी हाइट पर ले जाते हैं। और डिफॉर्मेशन का मतलब है कि बॉडी अपनी चेंज करती है फॉर्मेशन, यानी अगर वो केमिकल है तो वो दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। There are many forms of potential energy as mentioned above. The energy possessed by an object by virtue of its position relative to the earth. अब relative to earth का मतलब है कि एक जो बॉडी है वो जमीन के लिहाज से किस मुकाम पर मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आप देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने एक पिक्चर दिखाई है आपको कि यहाँ पर ये दो स्कायर्स नजर आ रहे हैं आपको। जो ये वाला है बंदा, ये ज्यादा वेट का, ये बड़े साइज का, ये छोटा है। तो अब चूंकि इसका वेट भी ज्यादा है और बेशक ये दोनों सेम हाइट पर हैं, लेकिन चूंकि इसका वेट ज्यादा है इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इसके पास इसके अकॉर्डिंगली थोड़ी कम होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि आप जमीन से किसी खास बुलंदी पर मौजूद होंगे, तो जो स्टोर्ड एनर्जी आपकी बॉडी में होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल है। और या फिर आप अगर स्प्रिंग को खींचते हैं और उस टाइम जो उसके पास रुकी हुई हालत में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको भी पोटेंशियल ही बोलेंगे। जैसे अब ये देखें कि यहाँ पर जब स्प्रिंग को प्रेस किया जाएगा तो ये एनर्जी वर्क डन, यानी इसको प्रेस करने में जो यूज हुई है वो इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब हाथ को पीछे किया जाएगा तो स्प्रिंग खुलेगा
तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास बैटरीज हैं या सेल्स हैं, इनके अंदर आपने कभी ना कभी बचपन में खोल के देखा ही होगा कि एक केमिकल सा ब्लैक से कलर का भरा हुआ होता है। तो इसके अंदर भी चूंकि एनर्जी स्टोर्ड हालत में है, मूव नहीं कर रही, इसलिए हम इसको कहते हैं पोटेंशियल, लेकिन कौन सी? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जिससे टॉयज वगैरह भी चल सकते हैं, या फिर कोई बल्ब अगर रोशन हो जाता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद है थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कोल, ऑयल एंड गैस। ये वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो लाखों साल पहले जमीन में, चाहे वो पौधे थे या जानवर थे, वो दब गए थे और वो फॉसिल फ्यूल्स में यानी कोल, ऑयल या फिर गैस में कन्वर्ट हो गए थे। और ये जब मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियों में या कारखानों में फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं तो जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं थर्मल या इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। आप इन एनर्जीज को 1 2 3 भी कर सकते हैं या जस्ट इनके नेम्स को हाईलाइट कर लें। न्यूक्लियर एनर्जी इज द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, यानी एटम के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई प्लूरल है न्यूक्लियस का, ज्यादा से एटम के न्यूक्लियाई में जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और जब ये एटम या न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि व्हेन एवर एंड वेयर एवर द एटम इज ब्रोकन एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनर्जी किस शक्ल में होगी? हीट या कुछ रेडिएशंस की शक्ल में। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। आप ये देखें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट W है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस यानी वो फोर्स जो इसको ऊपर उठा के रखती है। अगर हम इस ब्लॉक को किसी हाइट पर ले जाते हैं, से इट इज H, तो हमने एक काम किया है इस ब्लॉक को ऊपर उठा के किसी हाइट पे रखने के लिए। इस वक्त जो काम करने के दौरान जो ब्लॉक के पास एनर्जी स्टोर हुई है वो है उसकी पोटेंशियल। और जब ब्लॉक व्हेन एवर इट इज अलाउड टू फॉल, यानी जब ब्लॉक ऊपर से गिरेगा नीचे तो ये कोई काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। ओके, नेक्स्ट है we can say that work done is stored in it as a potential energy. So potential energy EP किसके बराबर हुई? work done to put the block in elevated, elevated कहते हैं किसी ऊंचाई पर रखने वाली जगह को, ऊंचाई वाली जगह को। Okay, the applied force necessary to lift the block with a constant velocity is equal to the weight. यानी जो जितना इसका वेट था उतनी ही फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को ऊपर उठाया गया है। Therefore, potential energy of the block at height H becomes, अब यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी को EP से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है वेट और ये लेकर जाया गया है एक खास हाइट तक। तो W हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है? वो mg के इक्वल होता है। अब हम यहाँ W को हटा के mg लिखेंगे और H इसी तरह लिख लेंगे और यही फाइनल और सिंपल सा फॉर्मूला है। और जो सबसे ज्यादा इसकी ऑब्वियस एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो है वाटरफॉल। यानी ये जो पानी ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, इसके पास एनर्जी है जो कि ऊपर इसके पास थी पोटेंशियल और उस दौरान ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। When the water falls to the bottom, it can be used to run turbines. टर्बाइन कहते हैं पंखे के जैसी किसी चीज को, to produce electricity and can do the work. ये देखें, ये टर्बाइन्स हैं। जब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये जो पंखा सा है, ये टर्बाइन है, ये घूमेगी और इसके बाद आगे से जनरेटर और जनरेटर से बिजली प्रोड्यूस होगी। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि चांसेस यही है कि शॉर्ट ही आएगा, तो उसके लिए आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फॉर्म्स में आप 2-3 फॉर्म्स का हवाला दे सकते हैं। आप इसका फार्मूला EP = mgh लिखेंगे और साथ आप इसका यूनिट लिख देंगे जो कि है जूल। और एग्जाम्पल में आप ये वाली एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। और लॉन्ग तो नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आए तो आपको मैंने हेडिंग्स लगवा दी है, वो एज सच आप याद कर लेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।